हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 25th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एमयूएचएस यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज के इस टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, आई10 इंडेक्स इन रिसर्च। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में कंपलसरी अगेन 2 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को आपको सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, एमयूएचएस की यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका 30 एंड 31 ऑफ अगस्त को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर होता है उसमें आपको टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है। आपके पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है, और पेपर 2 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है जो कि आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पेपर 2 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक, तो उसके लिए आपको आपके मास्टर्स लेवल, आपके पीजी लेवल का स्टडी मटेरियल फॉलो करना होता है। और पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसके लिए आपको बेसिक सिलेबस एक फॉलो करना होता है, जर्नल सिलेबस एक फॉलो करना होता है, जैसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डेटा कलेक्शन, मेथड्स इन रिसर्च। तो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेसिक सिलेबस फॉलो करना होता है। सो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में राइट मार्क कर कर आना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, सारी चीज़ें एक ही जगह पर प्रोवाइड करते हैं काफ़ी कम प्राइस में, जिससे कि आप इजीली इसे परचेस कर सको। 100% गारंटी वाला कोर्स है। हमारे ही कोर्स से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं। आपको हम हमारे कोर्स में थ्रू आउट कोर्स में हमको गाइड करते रहते हैं, हम आपको इतना प्रिपेयर करवाते हैं कि आपको इजीली आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, अ जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर मेजर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या मेजर करती है। ओके, सो किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ये बताती है कि उस जर्नल में जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को कितने लोगों ने साइट किया है या फिर रेफर किया है। अब हम मान लेते हैं कि एक जर्नल है, उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 3 है, मीन्स 3 लोगों ने उस जर्नल को आर्टिकल्स को साइट किया है या फिर रेफर किया है। ओके, अब हम ये मान लेते हैं अगेन कि एक जर्नल है, उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 40 है, मीन्स 40 लोगों ने उस जर्नल के आर्टिकल को रिफर किया है और या फिर साइट किया है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो जर्नल है वो इम्पैक्टफुल होगी। ओके, मीन्स आप उतने ही ज्यादा आपके वर्क को लोग ज्यादा देखेंगे और या फिर आपके रिसर्च को लोग ज्यादा देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है और क्या मेजर करता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, हाउ मेनी सबमिशंस इट गेट्स,
कि कोई भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ये मेजर करता है कि उस जर्नल में कितने आर्टिकल सबमिट हुए हैं, नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है, हाउ मेनी पेपर्स गेट रिजेक्टेड इन दैट जर्नल एवरी ईयर। क्या हमें किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ये बताता है कि एक ईयर में उस जर्नल में कितने आर्टिकल्स रिजेक्ट हुए हैं, नहीं, दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर ऑप्शन बी, हाउ ऑफन रिसर्चर्स साइट पेपर्स फ्रॉम दैट जर्नल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर यही बताता है कि उस जर्नल में जो आर्टिकल्स है उस आर्टिकल्स को कितने लोगों ने साइट किया है या फिर रेफर किया है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट I10 इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट I10 इंडेक्स। तो I10 इंडेक्स ये एक गूगल स्कॉलर इंडेक्स होता है। ओके, अब I10 इंडेक्स क्या होता है हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, अगर मान लो किसी रिसर्चर का I10 इंडेक्स 12 है, ओके, मतलब उस रिसर्चर के 12 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा साइटेशंस होंगे। ओके, उसे हम कहते हैं I10 इंडेक्स। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है, डिनोट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विथ लेस देन 10 साइटेशंस। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज I10 इंडेक्स ये नहीं बताता है कि किसी भी रिसर्चर के कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें 10 से कम साइटेशन है, बल्कि ये बताता है कि कितने 10 है और या फिर 10 से ज्यादा साइटेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, डिनोट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ इक्वल टू 10। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये भी नहीं बताता है कि 10 से इक्वल है। ओके, देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, डिनोट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ एटलीस्ट 10 साइटेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज I10 इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी रिसर्चर के कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें उनके आर्टिकल्स को 10 या फिर 10 से ज्यादा साइटेशन है। ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट H इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट H इंडेक्स। तो व्हाट इज H इंडेक्स? H इंडेक्स होता क्या है? तो H इंडेक्स किसी भी रिसर्चर या फिर किसी भी ऑथर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिसर्चर का H इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, मीन्स उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, ऑथर लेवल मैट्रिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए यही बता रहा है कि H इंडेक्स किसी भी रिसर्चर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स आउटपुट। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज H इंडेक्स यही बताता है कि अगर किसी रिसर्चर का H इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स उस रिसर्चर का वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, देन ऑप्शन सी, मेजर्स क्वांटिटी विथ क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज H इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि किसी भी रिसर्चर के पब्लिकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी H इंडेक्स मेजर करता है। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a professional network where scientists and researchers can share and access scientific output, knowledge and expertise. इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं जहां पर रिसर्चर इंफॉर्मेशन या फिर अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? रिसर्च गेट। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी और सी गिवन है, फेसबुक एंड ट्विटर। फेसबुक एंड ट्विटर ये दोनों भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिसर्च गेट। रिसर्च गेट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर रिसर्चर अपने इंफॉर्मेशन, नॉलेज को शेयर या फिर डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are used to broadly search for scholarly literature? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो वो
आर्टिकल्स को कौन कौन सी वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर आपका करेक्ट हो जाएगा। गूगल स्कॉलर ये गूगल की वेबसाइट है जहां पर रिसर्चर आर्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। देन आपका ऑप्शन बी गिवन है स्कॉपस। स्कॉपस भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस विच इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी, और इस वेबसाइट से भी रिसर्चर आर्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है वेब ऑफ साइंस। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर रिसर्चर आर्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash generally summarizes the current state of research on a given topic। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं जो किसी टॉपिक का एक तरीके से सर्वे होता है। सो उस आर्टिकल को और उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। सो रिव्यू आर्टिकल ये एक लॉन्ग पेपर होता है और रिव्यू आर्टिकल में रिसर्चर किसी टॉपिक को पूरी तरीके से समराइज करते हैं। ओके, और रिव्यू आर्टिकल में जो भी पुराने टॉपिक पर रिसर्च की गई होती है उस टॉपिक को समराइज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस पेपर किसी टॉपिक को समराइज नहीं करता है, इस पेपर में न्यू वर्क होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है पोस्टर प्रेजेंटेशन। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन ये भी किसी भी टॉपिक को समराइज नहीं करता है, बिकॉज एक प्रेजेंटेशन पूरी टॉपिक को समराइज नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रिव्यू आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash a measure of how many people read a journal and think its contents are important। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो बताता है कि कौन सी जर्नल कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये फैक्टर होता है आपका आइगन फैक्टर। आइगन फैक्टर ये बताता है कि कौन सी जर्नल कितनी इंपॉर्टेंट है। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है पब्लिकेशन फैक्टर एंड ऑप्शन सी इज रीडिंग फैक्टर। सो रिमेंबर स्टूडेंट, जर्नल में ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं होते। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एंड सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइगन फैक्टर। नेक्स्ट, dash is a list of books and other references that an author has used in preparing a research paper। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर एक आर्टिकल लिखता है तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को क्या कहते हैं। तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिसर्चर है और उस रिसर्चर ने अपने आर्टिकल में कोई एक ही किसी रिसर्चर की इंफॉर्मेशन यूज की है, तो यहाँ पर वो उस रिसर्चर का नेम प्रॉपर लिखेगा या फिर उस रिसर्चर को साइट करेगा। अब मान लो उसी रिसर्चर ने एक से ज्यादा अपने आर्टिकल में किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन लिए, मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा रेफरेंसेस हो जाएंगे। सो एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी समरी। समरी क्या होता है, आर्टिकल को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने को हम समरी कहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि रिसर्चर का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक पर रिसर्चर अपने आर्टिकल में उस टॉपिक पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी कोई फॉर्मूला दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया ताकि दूसरे रिसर्चर उस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपेंडिक्स में कोई लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when choosing a conference, which of the following is likely to be the most important factor in your decision? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन से कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। ओके, सो रिसर्चर को ऐसे डिसाइड करना चाहिए कि कैसे लोग आ रहे हैं रिसर्चर के कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज रिसर्चर अपने कॉन्फ्रेंस में दूसरे रिसर्चर के साथ अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी आइडियाज को शेयर करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द ऑडियंस एंड एक्सपेक्टेड अटेंडेंस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस। ना कि रिसर्चर ऐसा नहीं चूज करते कोई कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कि उस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन क्या है, साइज क्या है, या फिर उस कॉन्फ्रेंस का स्टेटस कैसा है, कितना हाई है कितना लो है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तीनों भी इनकरेक्ट है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, the audience and expected attendance of a conference. Okay, next,
When submitting a journal, what should a cover letter include? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कवर लेटर क्या होता है? रिसर्चर आर्टिकल्स को जर्नल में पब्लिश करने के लिए एक फ्रंट लेटर लिखता है, उसे हम कहते हैं कवर लेटर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने जर्नल में कवर लेटर क्यों लिखते हैं। सो रिसर्चर अपने रिसर्च में कवर लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि रिसर्चर बताते हैं कि उनका वर्क कैसे रिलेटेड है इस जर्नल के कंटेंट से। ओके, so that's why आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड articulation of why the journal you choose is a good fit. Okay, and thank you for watching this video. Good luck with your preparations.